तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। कैसे ले गेहूं की फसल से किसान अधिक पैदावार। अमरूद की सघन बागवानी करके कमाएं अच्छा मुनाफा। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई कर रखी है, उनकी फसल अभी विभिन्न अवस्थाओं में है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति और फसल सुरक्षा उपायों को करना जरूरी है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। ये जो मौसम ठंड का चल रहा है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी ही गेहूं में टिलरिंग होगी, जितनी टिलरिंग ही होगी उतनी ही पैदावार होगी। अभी हम केवल उम्मीद करते हैं ऊपर ईश्वर से कि एक अगर बारिश हल्की सी हो जाए तो जो सूखे की स्थिति कभी कभी लगती है उसको फसल में काफ़ी फ़ायदा होगा और बारिश होने के बाद किसान का एक जो पानी है उस वो की भी कीमत बचेगी, उनको फ़ायदा होगा। तीसरी बात ये होगी कि अभी जो फसल जिस स्थिति में है, कुछ प्रजातियों में आप देखते होंगे कि बाली आनी शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि जिन में बाली आई है उनमें हल्का पानी दिया जाए ताकि बाली आने की जो अवस्था है उसको थोड़ा सा अभी और रोका जाए 10 दिन 12 दिन के लिए, और फिर वो जब बाली आएगी तो उसकी पैदावार भी, उसमें दाने भी बहुत अच्छे बनेंगे। किसानों को मैं केवल एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जो किसान पानी देने का प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा सा मौसम पर नज़र बनाए रखें और अगर बारिश की कहीं जहाँ भी संभावना है वहाँ 1-2 दिन अगर इंतजार करना पड़ता तो करें, अनावश्यक पानी ना दें। अन्यथा क्या होगा कि जलमग्न की स्थिति भी हो सकती है अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई तो। दूसरी बात यह है कि अगर बारिश की संभावना नहीं है तो हल्का पानी अपनी गेहूं की फसल में दें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई जल की उपलब्धता मिट्टी की किस्म और मौसम पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधों के जीवन चक्र की बात है तो हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से गेहूं की बुआई कर दी थी, उन्हें फसल में 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार से है। पहली, मुख्य जड़ बनते समय यानी 20 से 25 दिन पर सिंचाई करें। दूसरी, कल्लों के विकास के समय यानी 40 से 45 दिन पर सिंचाई करें। तीसरी, तने में गांठ पड़ते समय यानी 65 से 70 दिन पर सिंचाई करें। चौथी सिंचाई फूल आते समय करें, जो कि 90 से 95 दिन के भीतर की जानी चाहिए। पांचवी, दानों में दूध पड़ते समय यानी 105 से 110 दिन पर सिंचाई करें।
छठी दाना सख्त होते समय यानी 120 से 125 दिन पर सिंचाई करें। और सिंचाई करने से पहले मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर या आपको वर्षा होने की संभावना लगे तो आप फसल में सिंचाई न करें, क्योंकि अगर आपने फसल में सिंचाई कर दी और बारिश हो गई तो जल भराव के कारण फसल के बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और खाद के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी खाद की जो दूसरी और तीसरी डोज है केवल उतनी ही सीमित डोज दें, ज़्यादा खाद इस मौसम में डालने का प्रयास ना करें, उसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। तो ये भी चीज़ किसानों को ध्यान में रखनी होगी। किसान भाइयों, दोमट मिट्टी में खड़ी गेहूं की फसल में आमतौर पर 2 बार में यूरिया के प्रयोग की आवश्यकता होती है। वहीं बलुई दोमट मिट्टी में 3 बार यूरिया का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, आपने यूरिया की पहली मात्रा दे दी होगी, दूसरी शेष मात्रा को खड़ी फसल में गांठ बनते समय दें। और अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो फसल में बालियां निकलते समय यूरिया की शेष तीसरी मात्रा भी दे सकते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इन दिनों में गेहूं में अक्सर जो प्रजातियां जो ससेप्टेबल हैं उनमें पीला रतवा आने की संभावना रहती है। तो मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि पीला रतवा और पत्ती का पीला पड़ना, इन दोनों में अंतर है। रतवे को जब आप छुएंगे तो आपकी उंगली पे एक हल्दी की तरह का निशान पीले रतवे का बनेगा। अगर वो नहीं बनता तो ये केवल एक पीलापन है जो मौसम के खुलते ही अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, पत्तियों का पीलापन होना ही पीला रतुआ नहीं कहलाता, बल्कि पाउडर नुमा पीला पदार्थ हाथ पर लगना इसका मुख्य लक्षण है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देती है। पत्तियों पर पाउडर जमा होने के कारण पत्तियों की भोजन बनाने की क्षमता बेहद प्रभावित होती है, जिस कारण पत्तियां सूखने भी लगती है, जिससे फसल में मिलने वाला उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। किसान भाइयों, इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25 EC प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। रोग के प्रकोप और फैलाव को देखते हुए दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सैनिक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कीट का लार्वा भूमि की सतह से पौधे के तने को काटता है। ये दिन में छुपे रहते हैं और रात होने पर निकलकर सबसे पहले पौधों की पत्तियों को बीच में से खाकर छिद्र कर देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे तने का रस चूसकर उसे खाकर खोखला कर देती हैं, जिस कारण फसल सूखना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरांट्रानिलीप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसानों के लिए है कि एक तो फसल में अपनी अनावश्यक खाद ज़्यादा ना डालें, खासतौर से यूरिया, और पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, हल्का पानी दें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान
भाइयों, अमरूद की सघन बागवानी से निश्चित ही अधिक फलन प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए किसानों को समय के साथ साथ अमरूद के वृक्षों की कटाई छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि समय से कटाई छटाई नहीं करने पर वृक्षों में फलन कम होने लगता है। ऐसे में अमरूद के वृक्षों की कटाई छटाई सही तरीके से और सही समय पर अमरूद के बागों की कटाई छटाई करना चाहिए। तो आप किस प्रकार से करें अमरूद के बागों की कटाई छटाई, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। अभी हम लोग अमरूद के सघन बागवानी में खड़े हैं और अमरूद की आप देख रहे हैं कि अमरूद की कटाई छटाई हुई है। अमरूद को देखा जाए तो अमरूद में साल में 3 बार कटाई छटाई होनी चाहिए और इसमें 3 फलन होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने से इसमें 2 ही फलन आता है, लेकिन जहाँ पर समशीतोष्ण वातावरण रहता है वहाँ पर किसान इसको पूरा उपज ले सकते हैं, अच्छे से कटाई छटाई करके, प्रॉपर मेंटेन करके। अमरूद की बागवानी में कम एरिया से अधिक उपज लेने के लिए सघन बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इस तकनीक में सही समय पर प्रूनिंग करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हर वर्ष करने की जरूरत होती है। ऐसे अनुशंसित दूरी अमरूद के लिए 8 गुना 8 मीटर है, लेकिन जब 8 गुना 8 मीटर से कम दूरी पर लगाया जाता है तो वो सघन बागवानी में आ जाता है। जैसे 7.5 मीटर गुना 7.5 मीटर पर भी लगाते हैं किसान, तो ये सघन बागवानी में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम दूरी को कम करते हैं, मेरा प्रति इकाई पौधा बढ़ जाती है। जैसे जिस बाग में खड़े हैं इसमें पौधे हैं जो 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं, और जब 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं तो 1 हेक्टेयर में 1667 पौधा है। 1667 पौधा है तो उसका हमको प्रबंधन उसी प्रकार से करना पड़ेगा, और अगर उस प्रकार से प्रबंधन ना किया जाए तो हमारा ये बाग जो है अनुत्पादक हो जाएगा, उत्पादन हमको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। प्रूनिंग का कार्य आप सही जानकारी के बाद ही करें। अगर ठीक से प्रूनिंग होगा तो पौधों को सही आकार मिलेगा, जिससे आगे चलकर भरपूर उपज मिलेगा। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सघन बागवानी में पौधे की आपसी दूरी बहुत कम होती है। ऐसे में डालियों के अनियमित बढ़ने से पौधे को धूप नहीं मिलेगी, रोग कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे उपज बहुत ही कम मिलेगा। जब आप जून के महीने में लगाते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीना में पहली कटाई छटाई करें। नीचे से 50 सेंटीमीटर आपको एकदम क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना, उसमें कोई तना नहीं रहेगा, कोई पत्तियां नहीं रहेंगी। और 50 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी तना है उसको आपको, अगर नहीं चारों दिशा में है, सीधा गया है तो उसको ऊपर से काट दें। आप काटने के बाद सारे पौधों को काटने के बाद पत्तियों को हटा दें, जितनी पत्तियां हैं सबको हटा दें। जब भी कटाई छटाई आप करें, मौसम खुला होना चाहिए, मौसम धूप होना चाहिए। कटाई छटाई के उपरांत कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का गहरा लेप लगाएं। लेप सिर्फ कटे भाग पर ना लगाएं, उसका जो नीचे वाला तना होता है उसको ओवरलैप करते हुए उसको नीचे करके आप उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाएं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाने के बाद उसमें सिंचाई करें। सिंचाई करने के उपरांत आप उसमें उर्वरक 1 सप्ताह 10 दिन रुकने के उपरांत आप उसमें उर्वरक दे सकते हैं। उर्वरक में हमको कंपोस्ट की मात्रा का उपयोग करना है। कंपोस्ट कम से कम एक पौधे में आप 2.5 kg 2 से 2.5 kg आप कंपोस्ट को रखिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कंपोस्ट की मात्रा को जो भी उपलब्ध है ज़्यादा मात्रा में देने का प्रयास करें। आपके पास कोई अगर दानेदार कीटनाशक है, क्लोरोपाइरीफॉस का अगर दानेदार मिल जाता है तो उसका उपयोग करें, और प्रति पौधा लगभग 10 से 15 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस उर्वरक में मिला दें और उसे जड़ में डालने का प्रयास करें। अब आप पौधों को बढ़ने दें। आप कोई इसमें अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका पौधा कम उम्र का है। अंतर्वर्ती फसल में आप बेहतर होगा दलहनी फसलों का चयन करें, जैसे मसूर है, चना है। गर्मा में आपको
मूंग है, इन सब फसल का चयन करें। ऐसे फसल का चयन करें कि जो ज़मीन को एकदम ढक देता हो, कोई खरपतवार को नहीं आने देता है। आप सब्जी का भी उत्पादन कर सकते हैं, लोबिया है, या आप इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से टर्माइट का अटैक आपके बगीचे में नहीं होगा। और कटाई छटाई पुनः फिर फरवरी में करें, जनवरी के अंत और फरवरी में करें। फरवरी में आपका पौधा बढ़ा, जिन तना को आपने छोड़ा था और पत्तियों को पर कल्ले आए थे, उन कल्लों को पुनः आप 50% की दूरी पर काटें, काट करके पुनः पत्तों को हटाएं और उन तना को भी हटा दें जो तना एक छाया में पड़ रहा है। धूप में रहने वाले तना को रखें। इसे पुनः आप जून में काटें। इसी प्रकार से कटाई छटाई करते हुए पौधों की संरचना को इस प्रकार से आपको बनाना है कि उसका जो ऊपरी गोलाई है, परिधि जिसको कहेंगे, पौधे का ऊपरी परिधि जिसमें फलन लगेगा, वो लगभग 2 मीटर हो। और 2 मीटर का जब परिधि होता है, 2 मीटर कहने का मतलब कि लगभग 2 मीटर, और इसको कटाई छटाई करके आपको मेंटेन करना है। इस प्रकार से आप पौधों में 2 साल तक कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई करके आप उसका इस प्रकार का संरचना बनाते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कल्ले सृजित हो जिस पर फल लगे, क्योंकि अमरूद जो है करंट सूट पर फलता है। अमरूद नए कल्लों पर जो आता है उन कल्लों पर फलता है। तो जितना हम इसमें कल्लों को सृजित कर पाएंगे उतना इसमें फल लगेगा। तो आपको सही तरीके से अमरूद के फसल का प्रबंधन करना है, अमरूद के पौधों का प्रबंधन करना है और उसके उत्पादन को इस प्रकार से लेना है कि आपके पौधों में लगभग हमेशा फलन मिलता रहे। अब आपने बाग को सही आकार दे दिया है, जिससे उपज मिलना शुरू हो गया है। शुरू में आपने सही आकार देने के लिए प्रूनिंग किया, अब आपको हर वर्ष अच्छी उपज के लिए प्रूनिंग करना है। आम तौर पर इन क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार फलों का उत्पादन लिया जाता है, इसलिए जाड़े की फलत लेने के लिए मई में प्रूनिंग करें और बरसात का फलन लेने के लिए फरवरी मार्च में प्रूनिंग करें। ऐसा करने से नई डालियां आएंगी और उसी पर फलन होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगामी दिनों के दौरान 6 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
किसान अपनी फसलों की निगरानी करते रहें और साफ आसमान की स्थिति के दौरान कृषि रसायन का उपयोग करें। खड़ी फसलों में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए 20 इसी क्लोरोपाइरीफास 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ दें। अगेती झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल और तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंधन करें। पशुओं को रात को अंदर बांधें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उन्नावास जिला पाली के कृषक प्रवीण गुर्जर ने। ये बकरी की जमुनापारी नस्ल के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रवीण गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश में बकरियों की लगभग 20 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और उस्मानाबादी नस्लें प्रमुख हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। जमुनापारी बकरी की कीमत 15 से 20 हजार रुपए तक होती है। हालांकि बकरी की कीमत उसके स्वास्थ्य और वजन पर भी निर्भर करती है। बाजार में 40 से 50 किलोग्राम बकरे की कीमत 25 से 30 हजार रुपए तक भी होती है। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की बकरी का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण